नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुर्घटना से देर भली, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। जी हां, आज का हमारा ये खास शो न केवल उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने सड़क हादसों में अपनी जान गंवा दी, बल्कि आने वाले समय में सड़क हादसों के प्रति कैसे जागरूक रहा जाए, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाले हादसों में हमारा देश का नंबर तीसरा है और अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में हर साल सड़क हादसों में सालाना 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है, यानी सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 415 लोग मारे जा रहे हैं, जबकि सालाना 4.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो रहे हैं। एक खास बात यह है कि सड़क हादसों में 70% मौतें 18 से 45 साल के लोगों की हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही। दरअसल देश में 5000 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे पेश आते हैं। इन स्पॉट्स को ठीक करने का काम भी लगातार चल रहा है, क्योंकि कुछ भी हो, सड़क हादसों में हो रही मौतें रुकनी चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े किसी भी महामारी से होने वाली मौतों से ज्यादा हैं और इसका कारण है कि केवल और केवल आम जन की लापरवाही। और आज बात इसी खास मुद्दे पर, और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ और इस पर खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अमित चक्रवर्ती हैं, एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोसर्जन सीके बिरला हॉस्पिटल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांतनु भसीन, ट्रस्टी मुस्कान फाउंडेशन। डॉक्टर माया टंडन, चेयरपर्सन है सहायता एनजीओ रोड सेफ्टी सेविंग लाइफ इन रोड एक्सीडेंट। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर अमित जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्योंकि हम अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, हमारी सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, इसके बावजूद बहुत सारे केसेस रोज हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। हम लोग खुद ऐसे केसेस को पढ़ते हैं, कभी ब्रेकिंग होती है, कभी ऐसी खबरें आती हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई है, कभी घायल हो गए हैं। न्यूरो के कितने केसेस आते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का अगर सबसे इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पहलू है तो वो है ब्रेन और स्पाइन की ट्रॉमा। अंदाजन अगर देखें तो सालाना करीब 4000 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते हैं राजस्थान में और करीब 1200 फैटेलिटीज़ होते हैं इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स से। और इन फैटेलिटीज़ का एक मेजर जो कारण है वो है सिर में या रीढ़ की हड्डी में चोट के वजह से। और ऐसे ही केसेस ज़्यादा देखने को मिलते होंगे। आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर माया जी, क्योंकि आप एनजीओ की तरफ से काम करती हैं, चेयरपर्सन हैं आप सहायता एनजीओ की। कितने टाइम से आप काम कर रही हैं और किस तरह से आप जागरूक करते हैं लोगों को? मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया एंड सुपरिटेंडेंट जेके के पद से 27 साल पहले रिटायर हुई और रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर ही मैंने एक एनजीओ शुरू किया। 27 साल से मैं इस पर छोटे से संदर्भ पर ही काम कर रही हूँ, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल जो रोड सेफ्टी। मैम एक सेकेंड आपका ऑडियो टेक्निकल इशू। हेलो 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 हेलो। तो ये निकालो। ओके फाइन, आप दीजिएगा मुझे आराम से। ये वाला निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये वाला निकाल दीजिए मैम। निकालिए निकालिए इसका तार। ये
ठीक से लगा दीजिए। मैं 1995 के अंदर शुरू करें जी। डॉक्टर माया जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप चेयरपर्सन हैं सहायता एनजीओ की और बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं इस पर, कैसे आप लोगों को जागरूक करते हैं? देखिए, पहले मेरा परिचय ऐसे दूंगी कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया एंड सुपरिंटेंडेंट जेकेलॉन के पद से 27 साल पहले रिटायर हुई 1995 के अंदर, और 1995 के अंदर ये एक ट्रस्ट खोला। तब से ही मैं एक छोटे से संदर्भ को लेके कार्य कर रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल रोड सेफ्टी वीक्स करता है और अभी रोड सेफ्टी मंथ्स का आग्रह करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाएं कमी नहीं आ रही है। तो जब मैं रिटायर हुई उसके पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं सड़क दुर्घटना में आम जनता को जागरूक करूंगी कि आम जनता किस तरह से अगर सड़क पर गुजर रही है और एक्सीडेंट देखे तो उसकी जान कैसे बचाए। इस पर कार्य करने के लिए मैंने 1995 के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया एक एनजीओ के थ्रू, और तब से 27 साल से इस छोटे से संदर्भ को इसलिए लिया है कि आज भी सड़क दुर्घटना के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है उसी के कारण हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। 27 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तब हमने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड यूरोपियन रिससिटेशन काउंसिल के मापदंडों को ध्यान में रखकर उनके प्रारूप को इंडियन पर्सपेक्टिव में ढाला, और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मॉड्यूल है जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स कहते हैं, उसको हमने बदलकर बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स नाम दिया। हमारी जनता अमेरिका के जैसे बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे यहाँ तो 60% लोग जनता गाँवों में रहते हैं। गांव के लोग तो वैसे भी बहुत उनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। तो अगर हम हमारे हिंदुस्तान में देंगे तो बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स को मॉड्यूल को मैंने हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में ढाला। उसमें हमने पीपीटीज बनाई, मॉड्यूल बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं जो हम जनता के साथ शेयर करते हैं, और पूरा मॉड्यूल इस तरह का है कि आम जनता अगर उसको सीख ले तो वो खुद भी उसको देख के सड़क पर रुककर जान बचा सकती है। ये हमारा मॉड्यूल है। अब इसका सीपीआर तो मैंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के बारे में बता दिया। यूरोप एंड रिससिटेशन काउंसिल क्या करती है कि जैसे सीक्वेंशियल हैंडलिंग ऑफ रोड एक्सीडेंट, कि सर से पैर तक एकदम 10 सेकंड में क्या करें, 3 मिनट में क्या करें, 1 घंटे में क्या करें, 6 घंटे में क्या करें वाकई में। तो अगर हमारे मॉड्यूल को देखें तो इस तरह से करके अगर सीखे तो आम जनता इसको भी देखकर हमारे कोर्स के द्वारा भी सीक्वेंशियल हैंडलिंग यूरोपियन रिससिटेशन काउंसिल गाइडलाइन करती है। इसको ही हमने ढाला है। कोशिश यही की जाती है ट्रस्ट की तरफ से, या कोई एनजीओ जो होता है वो कोशिश यही करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, जैसे कि माया जी कर रहे हैं। शांतनु जी, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट, तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि लोग बचते हैं किसी की जान बचाने की बजाय, सोचते हैं कि पुलिस केस होगा या पुलिस के मामलों में कौन पड़े। ऐसे में मुस्कान फाउंडेशन किस तरह से कार्य कर रही है? ये अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये माना जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं के अंदर यदि गोल्डन आवर यानी एक्सीडेंट होने के आधा घंटा या 1 घंटा या 45 मिनट के अंदर व्यक्ति को मेडिकल हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक जुड़ के बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के घायल व्यक्तियों को अस्पताल में पहुँचाए। हम लोग लगातार इस बात का प्रचार प्रसार में लगे हैं, और आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब एक कानून में प्रावधान हो चुका है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति में कोई भी ऐसा मददगार जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करता है उसे अस्पताल ले जाता है, उसे किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, कानूनन रूप से उल्टा उसको सराहा जाएगा उसके काम को। मुख्यमंत्री जी राजस्थान ने एक घोषणा कर चुके हैं, उसका भी बनना बाकी है स्वरूप, जिसमें उस व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। तो हम लोग जनभागिता के माध्यम से, हमारा मानना यह है कि सड़क सुरक्षा के अंदर सिर्फ पुलिस, ट्रांसपोर्ट या केवल डॉक्टर्स ही नहीं, जब तक आमजन उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे, जब तक आमजन के अंदर ये संवेदना नहीं आएगी, तब तक सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं होंगी। तो इन्हीं कारणों को माइंड में रखते हुए हम लोग जनभागिता के आंदोलन पे काम करते रहते हैं, तथा एजुकेशन और अवेयरनेस यानी मास लेवल पे किस तरह के कानून है,
क्या क्या किस तरह से हमको सड़क पे अपना व्यवहार रखना है, और ट्रेनिंग हो गई स्पेशलाइज्ड, यानी किस तरह से हम सड़क पे टू व्हीलर चलाएं, किस तरह से कार चलाएं, किस तरह से ट्रक चलाएं, किस तरह से ट्रैक्टर चलाएं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना संस्था का काम करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपको वाहन चलाने हैं, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप कैसे उसको बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम किसी को एक्सीडेंट के बाद छोड़ देते हैं रोड पे ही, एम्बुलेंस नहीं आती है, तब तक वो व्यक्ति वहीं रहता है और ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है या सही समय पर इलाज नहीं मिलता है, तो वो घायल होते हैं या नहीं बच पाते हैं। डॉक्टर अमित, सही कह रही हूँ मैं? सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही है। और ये कई पब्लिक प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम कहते हैं प्री हॉस्पिटल केयर। प्री हॉस्पिटल केयर की जो ट्रेनिंग है वो मुस्कान फाउंडेशन, डॉक्टर माया टंडन जी उनके एसोसिएशन के द्वारा और न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी जयपुर के द्वारा अलग अलग लेवल्स में दी जा रही है, ताकि जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स कहते हैं हम, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स से मतलब है जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद है एक्सीडेंट के वक्त, वो किस प्रकार से मरीज को हेल्प कर पाए। क्योंकि अगर मरीज 2 से 4 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल टाइम से आता है तो ऑब्वियसली उसके जो बचने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ब्रेन में जो प्राइमरी चोट होता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जा रहा है और कितने कम टाइम में किया जा रहा है, इसके बेसिस पे सेकेंडरी इंसल्ट ब्रेन को मिलता है। इस सेकेंडरी इंसल्ट वाले पार्ट को हम जितना कम कर पाएँ उतना ही मरीज के बचाने की संभावना बढ़ जाती है। सर, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास एक्सीडेंट के आते होंगे जी। तो कभी कोई ऐसे सीवियर केसेस जिसके बाद फैमिली को लगा हो, या कौन सी एज के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। हम लोगों ने देखा है बीइंग न्यूरो सर्जन्स या ट्रॉमा केयर सर्जन्स कि जनरली ये जो यंग पॉपुलेशन है, ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन है, 18 to 45 ईयर एज ग्रुप के, जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। और अगर उनको गहरी चोट आती है और लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फैमिली के लिए ना केवल एक साइकोलॉजिकल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, साथ में वो जो एक यंग आदमी या औरत है फैमिली के लिए, उसके वेलबीइंग पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण से वो नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं, अपना काम पे नहीं जा सकते हैं, और ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, अगर यंग एज में, और क्योंकि सबसे ज़्यादा यंग एज में ही केसेस होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है 18 to 45 वो एज होती है जब लोगों को लगता है फिल्मों से इंस्पायर होके या ऐसी फिल्में देख के कि हम भी बाइक स्पीड में चला सकते हैं, रेसिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, जो कि सही भी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे माया जी, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि केसेस इस तरह की एज के बहुत ज़्यादा आते हैं, आप जब लोगों को जागरूक करते हैं तो किस एज के लोगों को ज़्यादा जागरूक किया जाता है? क्योंकि यंग एज में लोगों को बहुत ज़्यादा, या यंग बच्चों को इसकी जागरूकता की, यातायात नियम जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं इस पर अपनी टिप्पणी यहाँ तक रोकूंगी कि सिर्फ यंग की बात नहीं है, कोई भी एक मृत्यु एक घर के अंदर, चाहे वो बच्चा हो, यंग हो, बूढ़ा हो, उसका जाना उतना ही अखरता है जितना कि यंग जाने का होता है। यस, ये मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मृत्यु का आंकड़ा हमारे यहाँ यंग युवा का है, क्योंकि वो ठीक से गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं। लेकिन जो अभी ये क्वेश्चन आया था कि भाई प्री हॉस्पिटल केयर इन्होंने बोला है, मैं हम पोस्ट एक्सीडेंट केयर पर काम करते हैं। पोस्ट एक्सीडेंट केयर का मतलब है कि अगर 10 सेकंड के अंदर सरसरी निगाह से जो व्यक्ति चारों तरफ खड़े अगर देखें कि सर से पैर तक कहाँ पे चोट लगी है, उस व्यक्ति को 3 जने मिलके अगर ट्रांसपोर्ट करके और पेमेंट की तरफ ले जाएं तो जैम नहीं लगेगा। 10 सेकंड में देखा कि कहाँ चोट लगी, व्यक्ति बेहोश है, तो उसको 90 डिग्री की करवट देकर अगर करें तो मुंह से खून, थूक, उल्टी स्वतः बाहर निकल जाएंगी। तो जो व्यक्ति आजकल रास्ते के अंदर बेहोश दम तोड़ देते हैं, वो दम नहीं तोड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो बेहोश व्यक्ति का। दूसरा, डॉक्टर चक्रवर्ती ने ये भी बोला कि बहुत सारे केसेस स्पाइनल कॉर्ड के आते हैं।
हम लोगों ने पुलिस वालों को बुला के बहुत कोर्सेज करवाए हैं, उनके साथ खूब डिस्कशंस करें, बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आर द पुलिस इन आवर कंट्री। पुलिस वाले ही सबसे पहले पहुंचते हैं, और किसी और को अगर पुलिस वाले बुलाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि डर के मारे लोग का साथ नहीं देते हैं। और जैसे शांतनु ने बोला कि भाई फर्स्ट रिस्पॉन्डर ये पुलिस वालों को ट्रेन करने का और गुड समैरिटन लॉ का, इसके बारे में अभी पब्लिक जागरूक हुई ही नहीं है। तो अगर हम जैसा बता रहे हैं कि ये चीज़ की जाए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर अगर उस व्यक्ति को बिल्कुल सीधा लिटा के 3 जने मिलके रखें, और अगर कोई बताने वाला नहीं हो कि इसके स्पाइनल इंजरी है कि नहीं है, तो उसको बिल्कुल सीधा लिटा के अस्पताल तक भी, डॉक्टर तक अगर बिल्कुल सीधा लिटा कर ही लेके जाए एम्बुलेंस के अंदर ही, तो वो व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे, हॉस्पिटल पे जिंदा पहुंचेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, जिंदा ही नहीं पहुंचेगा। उन लोग की 25% लोगों की जान पक्का और बचेगी जो अभी नहीं बच पा रही है। तो हमारा जो कोर्स है उसके बारे में ये वाली बात जी, आप जैसे कि बता रही हैं कि सीधा लेटा के ले जाया जाए तो जान बच सकती है, ऐसे ही और किस तरह से आप समझाते हैं? यानी कि मान लीजिए किसी के सिर में लग गई है, तब उसको क्या करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 2 चीज़ में कंट्रोवर्सी है। बेहोश व्यक्ति अगर कोई भी है तो सिर की चोट की वजह से ही वो बेहोश है, क्योंकि सिर में चोट लगी, ब्रेन में चोट लगी और वो व्यक्ति बेहोश हो गया। अब बेहोश व्यक्ति को हम कहने को तो बिल्कुल कहते हैं कि लॉग रोल पोजीशन मींस 90 डिग्रीज पोजीशन, जिसके अंदर ऊपर के पैर को 90 डिग्री पे रखो, नीचे का पैर सीधा रहे, ताकि ऊपर का पैर जो ऊपर रहेगा उसकी वजह से पेट और छाती फ्री रहेंगी। इस तरह से जाएगा तो मैंने जैसे बताया कि मुंह से थूक उल्टी सतही ग्रेविटी द्वारा बाहर निकलते चले जाएंगे। ये पोजीशन हम लोग रेकमेंड करते हैं हमारे पीपीटीज में भी। दूसरा बहुत ज़रूरी बात यह है कि सपोज वो व्यक्ति बेहोश है और कोई आम जनता में बताने वाला नहीं है कि इसको स्पाइनल इंजरी हुई है या नहीं, उस व्यक्ति को हमको सीधा कैसे लेके जाना है, वो भी एक है पोजीशन जिसके अंदर सिर की तरह बैठा हुआ व्यक्ति सिर और कंधों को स्टेबल रखेगा, जो बीच वाला व्यक्ति हो साली पीठ को सपोर्ट करेगा और नीचे वाला व्यक्ति लेग्स को सपोर्ट करेगा। 1 2 3 करके स्ट्रेचर के ऊपर और एम्बुलेंस के अंदर डालेगा। ये सिचुएशन से हम अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे तो बेहोश व्यक्ति भी 90 डिग्री की करवट से ले जाने से, लॉग रोल पोजीशन ले जाने से जान बचेगी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जैसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने बोला, ये वाले लोग भी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से पैरालिटिक नहीं होंगे, और अगर वही व्यक्ति घर का कमाने वाला अकेला है तो वो ज़िंदगी भर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, उसको लकवा नहीं मारेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये हमारे मॉड्यूल के साथ हर व्यक्ति सीख सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हमको ये पता हो कि हमें यातायात नियम तो निभाने ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि सेविंग लाइफ इन रोड इस तरह काम करती है ये NGO सहायता, और माया टंडन जी इस पे काम करती हैं और वो बता रही हैं कि किस तरह से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको किसी को बचाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। शांतनु जी, आपने कहा कि हम वाहनों के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको चलाना है, चाहे वो ट्रक हो, स्कूटर हो, कार हो। कितने बच्चे होते हैं जो यातायात नियम जानते हैं और उनको पालन भी करते हैं उनका? देखिए, इस मामले में केवल बच्चों को ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरी एक जनरेशन का, पूरे हमारे समाज की एक गलती है कि सड़क सुरक्षा के नियमों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, या जो भी बताया जाता है सरसरी रूप से ही बताया जाता है। तथा उसके अलावा मेरा एक और बात मानना है कि अपन अब सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम बड़े मान सम्मान तमीज़ के साथ लोगों से बात करते हैं, पर यही व्यवहार सड़कों पे नहीं दिखता है। उसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि जो युवा पीढ़ी होती है वो हमेशा अपने ऊपर वालों को देखती है कि वो लोग सड़क पे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और वैसा का वैसा व्यवहार ही वो फिर कॉपी करने लगते हैं सड़कों पे आकर। तो जब हम लोग सिखाते हैं तो नियम कायदे तो सिखाते ही हैं, साथ साथ में ये भी सिखाते हैं नियम कायदे सिखाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो और चीजें भी हैं वो फाउंडेशन, मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से सिखाई जाती है। आगे भी बात करेंगे शांतनु जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूरोसर्जन हैं। शांतनु भसीन हमारे साथ जुड़े हैं, फाउंडेशन वो चलाते हैं, मुस्कान ट्रस्टी हैं उसके। डॉक्टर माया टंडन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम अवेयर हो सकते हैं। यातायात नियम हो, चाहे पोस्ट एक्सीडेंट हो, उसके बाद किसी को बचाना हो या न्यूरो की प्रॉब्लम हो, तब आप को हेलमेट पहनना कितना जरूरी हो जाता है, अपने सिर को बचाना कितना जरूरी हो जाता है। शांतनु जी से हम बात कर रहे थे। शांतनु जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से चाहे यंग हो या फिर प्रौढ़ अवस्था हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, यातायात नियम सबको पता होने चाहिए। और वाकई में हमारे देश में ये बड़ी दिक्कत है कि रेड लाइट होने वाली होगी या फिर ग्रीन लाइट हो चुकी होगी, येलो हो गई होगी, लोग भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनको जागरूक करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी होता है मैम। और इसके आगे एक और आयाम जोड़ूंगा कि ये तो शहरी समस्या की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे रेड लाइट्स हैं, जीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, पुलिस भी मौजूद रहती है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ज़्यादातर लगभग 60% जो अपनी दुर्घटनाएं हैं वो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, यानी 60% आपकी दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास होती है, जहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। ऐसे समय में और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन क्षेत्रों में लेने वाले जो लोग हों, रहने वाले जो लोग हों, चाहे वो ट्रक के मैकेनिक्स हों, चाहे वो ढाबे वाले हों, चाहे आम ग्रामीण जनता हो, चाहे वो पंचायत के समस्या हो, वो इस समस्या से अवगत रहें, उनको मालूम रहे कि क्या करना है एक एक्सीडेंट सिनेरियो में, उनके आसपास इमरजेंसी सर्विसेज का प्रावधान रहे, तथा उनमें ये जागरूकता रहे कि कहीं पे भी एक्सीडेंट हो तो वहाँ जाके वो लोगों की सहायता करें, इंतजार ना करें। तो इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। शहरी इलाकों में तो डेफिनेटली फर्क पड़ना चाहिए इन चीज़ों का। जागरूकता का अभियान समय समय पे पुलिस, न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी, सहायता, मुस्कान जैसी एनजीओ मिलकर चलाती रहती हैं, परंतु इन योजनाओं का जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो है उन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही हैं जहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जी, और क्योंकि वो इलाके जो हाईवे हैं और सिटी में आप कह सकते हैं कि जो लोग बहुत स्पीड से जाना चाहते हैं, खासकर जो लोग सोचते हैं कि ये एक स्टाइल है। अमित सर, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि न्यूरो की प्रॉब्लम्स, जैसा आपने कहा कि यंग जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। कोई ऐसे सीवियर केस आपको याद हो या आपके पास आया हो जिसके बाद परिवार को भी लगा कि नहीं, हमें अवेयर करना चाहिए था, जागरूक करना चाहिए था अपने बच्चों को? एक तो नहीं, कई केस आते हैं ऐसे। एक मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, एक 17 साल का लड़का जो क्लास 12 में पढ़ता है जयपुर में। उनके पेरेंट्स उनको टू व्हीलर में अलाउ कर देते हैं और बिना हेलमेट के, विदाउट ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके वो चलाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो लड़का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एक ट्रक ने उसको, सुबह का टाइम था और एक एक्यूट टर्न था जिसमें कि उस बच्चे को ट्रक ने डायरेक्ट हिट किया। फॉल्ट शायद दोनों तरफ का था। बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना था, रॉन्ग साइड में था, जिसके कारण से सीवियर इंजरी हुई और उस बच्चे को हेड इंजरी के साथ साथ स्पाइन में, सर्वाइकल स्पाइन में हड्डियां टूट गई और गर्दन के नीचे नीचे शरीर का पूरा हिस्सा रह गया। उस बच्चे के साथ हम लोगों ने करीब 2 महीना उनको हॉस्पिटलाइज रखा। वेंटिलेटर में था बच्चा। सब्सिक्वेंटली वो वेंटिलेटर हट गया, पर ओवर ए पीरियड ऑफ, अब शायद ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, अभी भी उनके हाथ और पैर में बच्चे का पावर नहीं आया है। और यूजुअली इस प्रकार का जब चोट लगता है तो हम बेस्ट रिजल्ट्स फर्स्ट 2 इयर्स में देखते हैं। अगर 2 साल में पावर वापस नहीं आती है तो चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के लिए जब गर्दन के नीचे का कोई भी हिस्सा नहीं हिल पा रहा है तो वो कितना बड़ा समस्या रहेगा, पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और शायद इन एग्जाम्पल से हम लोगों को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है, जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स है, एज लिमिट्स है, इन सबको हम फॉलो करें। वेरियस फाउंडेशन जैसे मुस्कान फाउंडेशन इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, तो हम इसे लाइटली नहीं ले। हम इन रिजल्ट से कम घबरा के हम सतर्क हो जाए। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ हुआ है और हमारे साथ नहीं हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जी सर, आप न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आपके बात दर्शक जो हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, सीरियस रहेंगे।
क्योंकि हेलमेट पहनना, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, हर कोई ये कहता है आप हेलमेट पहनेंगे, बॉडी का कोई और पार्ट जो है आपका जुड़ सकता है, लेकिन आपका सर का जो पार्ट है अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया तो आपके लिए हमेशा के लिए दिक्कत हो जाएगी या आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप कैसे लोगों को एक जागरूक करेंगे? देखिए, जागरूकता के अलग अलग वेज है। जिस प्रकार से एक होता है एजुकेशनल अप्रोच, जिसमें हमें स्कूल चिल्ड्रन को रेगुलर बेसिस पे ये करिकुलम में बताना चाहिए कि रोड सेफ्टी के क्या क्या नॉर्म्स है और क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जब आगे चल के हमें लाइसेंस मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हमें ये लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि हेलमेट खरीदना एक पुलिस से बचने के लिए चीज़ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है खुद के और खुद के परिवार के लाइफ के लिए। हम इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि कोई सस्ता हेलमेट ले लिया, बिना ISI स्टैम्प के हेलमेट ले लिए, क्योंकि हेलमेट एक केवल कवरिंग नहीं है, उसमें बहुत सारे फिज़िक्स इन्वॉल्व होता है कि हेलमेट की मेकिंग कैसे होनी चाहिए ताकि जब इम्पैक्ट होता है तो हेलमेट कितना शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए, कितना परसेंटेज ऑफ शॉक को डिसिपेट कर पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इंजीनियर्स ये हेलमेट बनाते हैं। और हम आमतौर पे क्या करते हैं कि जो कम से कम और सस्ता हेलमेट होता है उसको लेके कई बार हाथ में टांग के और एल्बो को प्रोटेक्ट करते हैं सर के वजह। तो ज़रूरी ये है कि आप हेलमेट पहने, अपना खुद का ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी रखें, और आपका परिवार भी आपके लिए बहुत प्यार करता है, कंसर्न करता है, तो उसका भी ध्यान रखें। माया जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से NGO चला रही हैं, रोड सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं, पोस्ट एक्सीडेंट के बाद आपको क्या, कैसे किसी को सेव करना है उसके लिए काम कर रही हैं, कितने बेनिफिट आपको दिखाई दिए? मैं बेनिफिट से ज़्यादा इसी बात पे थोड़ा सा चर्चा करूंगी आगे, क्योंकि अभी आपने हेलमेट पे काफ़ी चर्चा की है। इससे मेरे को एक बहुत रिसेंटली, अभी साल भर पहले, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने हम लोग को भी एक क्वेश्चन पूछा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS मार्का स्टैंडर्ड के जो हेलमेट है उसके लिए हमसे मांगा था, मुस्कान से भी मांगा था, हम लोग ने दिया था अपना फीडबैक। और अभी 3-4 महीने पहले नितिन गडकरी जी ने इसको फाइनल कर दिया है कि हेलमेट ISI मार्का तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो हेलमेट है वो हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, इसी को ही इंडिया में यूज़ करने की अब परमिशन है, कोई और हेलमेट अलाउड नहीं है। पहली तो बात तो ये है। दूसरा ये कि हेलमेट अगर पहना है तो किस तरह से पहनना है और कैसे निकालना है, इसकी भी बहुत ज़रूरी महत्वता है। तो अगर आप सोचें कि भाई कैसे हेलमेट को निकालना चाहिए एक्सीडेंट वाले केस को, वो भी हम बहुत अच्छी तरह से हमारे PPTs में दिखाएंगे। तो मेरे को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आप मेरे को परमिशन दें तो मैं बोलूँ। जी मैम, समय की कमी है थोड़ा, लेकिन आपने जो किस्सा सुनाया या जिस तरह से आप कह रही हैं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करना चाहिए, जल्दी से शांतनु जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फाउंडेशन है आपका, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुरक्षित रहें, सड़क पे चलते हुए अपना ही नहीं अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और ये याद रखें कि आपकी दुर्घटना से सामने वाले के जीवन को भी खतरा हो सकता है। एक जीवन, आंकड़ों की यदि बात करें, आंकड़े हजारों लाखों में दिए जा सकते हैं। एक मोटा आंकड़ा दे देता हूं कि हर साल भारत अपनी GDP का 3% सड़क दुर्घटनाओं में खोता है। तो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी भलाई के लिए सड़क पे हमेशा सुरक्षित रखें, अपने और दूसरों की जान का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल, तो आपका जीवन बहुत अमूल्य है, उसको यूं ही नहीं गवाइए। एक्सीडेंट, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी बहुत ख्याल रखिए और यातायात के नियमों का पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमसे जुड़ने के लिए, लोगों को, दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।